नमस्कार साथियों। आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य व व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में आपने ये भी बताना है कि कब हुआ था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में। हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है। आपके पास ऑप्शन है परंपरा, प्रवृत्ति की प्रधानता, प्रमुख ग्रंथ या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कालों का नामकरण प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर किया है। हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का संस्मरण गिल्लू किस संकलन में है? आपके पास ऑप्शन है स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार या पथ के साथी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। गिल्लू मेरा परिवार में संकलित है। इसमें एक गिलहरी का मनुष्य के प्रति प्रेम भाव का वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कृष्ण भक्ति का संप्रदाय कौन सा नहीं है। आपके पास ऑप्शन है हरिदासी संप्रदाय, श्री वल्लभ संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा संप्रदाय कृष्ण भक्ति का नहीं है, उसका नाम बताना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, तत्सुखी संप्रदाय। कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है। आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम कहानी कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है सालबती, चूड़ी वाली, छोटा जादूगर या मधुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में इसका रचनाकाल भी बताना है आपको। बताइए जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम कहानी कौन सी है और इसका रचनाकाल क्या है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। अंतिम कहानी का नाम सालबती है। इसका रचनाकाल 1936 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की? आपको बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की। आपके पास ऑप्शन है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज या आर्य समाज। तो इसका सही आंसर क्या होगा और कब की, साथ में ये भी बताना है आपको। बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 ईस्वी में। कहाँ? मुंबई में। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। बिल्कुल सही, राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। और प्रार्थना समाज के कौन है? ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। हमारा अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना रचना के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है रामविलास शर्मा, रामकुमार वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी की रचना है। इसके लिए इन्हें 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
रामविलास शर्मा को 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था निराला की साहित्य साधना के लिए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई है। आपके पास ऑप्शन है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई थी और कब लिखी गई थी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, 1915 ईस्वी की, और यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। आपको बताना है कि प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है गबन, मंगलसूत्र, सेवा सदन या रंगभूमि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। बताइए, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है, जिसे बाद में इनके बेटे अमृत राय ने पूरा किया था। ठीक है, किसने पूरा किया था इसे? प्रेमचंद जी के बेटे अमृत राय ने इसे पूरा किया था। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है भास, कालिदास, अश्वघोष या पतंजलि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, बुद्ध चरित के रचनाकार का नाम। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। बुद्ध चरित के रचनाकार अश्वघोष है और यह संस्कृत का महाकाव्य है। हमारा अगला प्रश्न है, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आपको बताना है कि विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। आपके पास ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, इलियट, वर्ड्सवर्थ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु है। हमारा अगला प्रश्न है, अलगयोजा कहानी में रघु को मोहर के कितने रुपए मिलते हैं? आप जानते हैं कि अलगयोजा जो कि प्रेमचंद जी की कहानी है, इसमें रघु को मोहर के कितने रुपए मिलते हैं ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 20, 25, 30 या 33। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलगयोजा प्रेमचंद जी की 1929 ईस्वी की कहानी है। इसमें रघु को मोहर के कितने रुपए मिलते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। मोहर के 25 रुपए मिलते हैं रघु को। हमारा अगला प्रश्न है, अ कहानी के प्रवक्ता हैं। आपको बताना है कि अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है। आपके पास ऑप्शन है गंगा प्रसाद विमल, महेप सिंह, मधुकर सिंह या शिव प्रसाद सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। गंगा प्रसाद विमल अ कहानी के प्रवक्ता है और इसका समय 1960 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द है। आपको बताना है कि जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द है। आपके पास ऑप्शन है जलज, जलनिधि, जलधर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन के अनुसार बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। जल में रहने वाले प्राणी जलज कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई? आपको बताना है कि गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई। आपके पास ऑप्शन है दूसरा सप्तक, तार सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं तार सप्तक में प्रकाशित हुई। हमारा अगला प्रश्न है,
जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गार हूँ उस रवि का, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। आपको बताना है कि इस पंक्ति की रचयिता कौन है। आपके पास ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर, अज्ञे, नागार्जुन या मुक्तिबोध। ये आपके पास पंक्ति दी गई है, जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गार हूँ उस रवि का। इसके रचयिता कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, यह नागार्जुन जी की पंक्ति है। हमारा अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित करके लिखा गया है। आपको बताना है कि शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित करके लिखा गया है। आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड रिपन को, महारानी विक्टोरिया को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। शिव शंभू के चिट्ठे और साथ में इसके रचनाकार कौन है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है, शिव शंभू के चिट्ठे लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया। ये एक निबंध है और इसके निबंधकार कौन है, बालमुकुंद गुप्त। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन कौन था। आपको बताना है कि लॉर्ड कर्जन कौन था। आपके पास ऑप्शन है अंग्रेज गवर्नर, अंग्रेज वायसराय, अंग्रेज सेना अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लॉर्ड कर्जन कौन था। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, लॉर्ड कर्जन अंग्रेज वायसराय था। हमारा अगला प्रश्न है, सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। आपको बताना है कि सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। आपके पास ऑप्शन है रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी या निम्बार्काचार्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। सनक संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, सनक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद के भी कौन है, निम्बार्काचार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है। आपको बताना है कि इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है। आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या प्रगतिवाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ क्या होता है, वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है। आपको बताना है कि इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि है। आपके पास ऑप्शन है उज्ज्वल, हिमालय, राजेंद्र या निरोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है कि किस शब्द में विसर्ग संधि है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, निरोग में विसर्ग संधि है। हमारा अगला प्रश्न है, जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है। आपको बताना है कि जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है। आपके पास ऑप्शन है शांत रस का, करुण रस का, विभत्स रस का या अद्भुत रस का। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, जुगुप्सा में। जुगुप्सा जो है वो विभत्स रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा जिन वस्तुओं के वर्णन से मनुष्य के अंदर घृणा का भाव आ जाता है, ठीक है, जैसे मांस, पित्त या खून से देख के हमारे अंदर घृणा का भाव आ जाता है ना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से नेमिचंद्र जैन की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से नेमिचंद्र जैन की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है सपना अभी भी, तेल की पकौड़ियाँ, अचानक हम फिर या आत्महत्या के विरुद्ध। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सी रचना नेमिचंद्र जैन की है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, अचानक हम फिर नेमिचंद्र जैन की रचना है। अब हम बात करते हैं कि सपना अभी भी, इसके रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती है। ठीक है, सपना अभी भी धर्मवीर भारती की रचना है। तेल की पकौड़ियाँ प्रभाकर माचवे की रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है।
आपको बताना है कि विकलांग श्रद्धा का दूर किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, प्रभाकर माचवे, निर्मल वर्मा या अमृतलाल नागर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकलांग श्रद्धा का दूर किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। यह हरिशंकर प्रसाद जी की रचना है 1980 ईस्वी के। और 1982 ईस्वी में इसके लिए हरिशंकर प्रसाद जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, साकेत का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? आपको बताना है कि साकेत का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है दशम, सप्तम, नवम या अष्टम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि साकेत का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। नवम सर्ग जो है वो सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है, जिसमें उर्मिला की विरह गाथा का वर्णन है। साकेत गुप्त जी की रचना है, 1931 ईस्वी की है। ठीक है, इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। इसके लिए गुप्त जी को 1932 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।